समुपस्थित देवियों एवं सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन। हम लोग स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में हम स्वस्थ रहने के लिए कैसी दिनचर्या अपनावें, इस पर विचार कर रहे थे। इस संदर्भ में हमने पहले की चर्चाओं में विचार किया कि हमारी दिनचर्या प्रारंभ होनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। कुछ बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करें। स्वस्थ रहने के लिए पहला कि ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से पहले शय्या त्याग, माने निद्रा से जाग जाएं हम। निद्रा से जागने के बाद अपने अपने धर्म या अपने अपने आस्था के अनुसार अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। नंबर 3, तत्पश्चात मूत्र का त्याग करके मुख में जल भरकर और नेत्रों पर शीतल जल के छींटे मारने चाहिए। अगर कोई विशेष नेत्र व्याधि हो तो हम त्रिफला जल से भी नेत्रों का प्रक्षालन कर सकते हैं, लेकिन मुंह में जल भरकर। ये नेत्रों के लिए अति हितकर प्रक्रिया है, जिसे सामान्य जीवन में हमें दैनिक दिनचर्या में अपनाना चाहिए। तत्पश्चात 4 नंबर में हमें उषा जलपान प्रातः जल का सेवन स्वास्थ्य के लिए अति हितकर बताया गया। और जल सेवन में भी विचारणीय ये है कि हम ताम्र पात्र का जल पिएं। अब ये ताम्र पात्र का जल इसलिए कि ताम्र में रखा जल अमृत कहा गया। कारण ये है कि ताम्र में रखा जल जीवाणु संक्रमण रहित हो जाता है। अभी भी जो कोरोना के संदर्भ में विचार हो रहा है तो पाया गया कि ताम्र पर ये ज़्यादा देर कोरोना विषाणु टिक नहीं पाता, समाप्त हो जाता है जल्दी। तो ये जल पीने की आदत प्रारंभ करनी चाहिए हमें। जल को, ताम्र पात्र के जल को ऋतु के अनुसार या अपनी प्रकृति के अनुसार 1 से लेकर 3 गिलास। इसको इस तरह समझा जाए कि अगर शीतकाल है तो 1 गिलास उपयुक्त है, ग्रीष्म काल है तो 2 या 3 गिलास भी। प्रकृति का अभिप्राय यह है कि हमारी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार या हमारे वात, पित्त और कफ जो दोषों की चर्चा आयुर्वेद में होती है, अगर कफ प्रकृति का व्यक्ति है, कफज काल है तो 1 गिलास बहुत उपयुक्त है। पित्त प्रकृति है तो 2 गिलास, वात प्रकृति है तो हम 3 गिलास भी ले सकते हैं। तो ये अपनी प्रकृति के अनुसार उषा जलपान लेना चाहिए। तत्पश्चात दैनिक मल शौच आदि की क्रिया से निवृत्त होकर कुछ प्रातः भ्रमण या कुछ आसन व्यायाम अपनी शारीरिक क्षमता और अपने शारीरिक बल के अनुसार करना चाहिए। इस संदर्भ में आयुर्वेद में कहा गया व्यायाम अर्धशक्त्या। व्यायाम या शारीरिक श्रम अपनी शक्ति से आधा करना चाहिए। इसको यूँ समझें कि अगर हम 100 दंड बैठक लगाने में थकावट अनुभव करते हैं तो हमें 50 ही लगानी चाहिए। 50 में थकते हैं तो हम 25 पर ही रुक जाएं। तो ये कुछ शारीरिक व्यायाम और शारीरिक श्रम करना चाहिए। तत्पश्चात इसमें एक मुख्य प्रक्रिया है दैनिक दिनचर्या में। आयुर्वेद में एक नश्य कर्म बताया गया। सामान्य रूप से हम सरसों तेल का भी नश्य ले सकते हैं। आयुर्वेद औषधि के रूप में अगर है तो अणु तेल है, खड़बिंदु तेल है,
इत्यादि तेलों का नश्य कर्म करना चाहिए। नश्य माने होता है नाक के द्वारा उस तेल को ग्रहण करना, दोनों नासा छिद्र में। और नश्य कर्म जो हमारे मुख्य माने लाभ इसका ये है कि नश्य कर्म से हमारे विचारणीय प्रश्न ये है कि हमारी जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन से ऊपर जो हमारा सिर है, उत्तमांग कहा गया है इसे, इस सिर में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां अवस्थित हैं। नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका और त्वचा। तो नासा द्वारा ग्रहण की गई औषधि इस 5 ज्ञानेंद्रियों को बल प्रदान करती है। और साथ ही ये कफ प्रधान क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में अवस्थित कफ आदि का निर्हरण कर देती है। और आज वर्तमान संदर्भ में कोरोना का जो संक्रमण नासा से, घ्राण से, मुख से बताया गया है, तो अगर इस खड़बिंदु अरुण तेल का नश्य हम लेते हैं तो इसका संक्रमण उस जो तैलीय वातावरण में संक्रमण अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसके संक्रमण से भी हम बचे रहेंगे। और अगर वहाँ पहले से कोई तरह का कफादी का कंजेशन है, अवरुद्ध है, तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि इस नश्य कर्म का कि हमारी ज्ञानेंद्रियां विमल हो जाती हैं। विमल का अभिप्राय है कि वो अपने अपने कार्य में सक्षम रहती हैं। चेहरे का वर्ण, तेज, आभा निखरती है। तो ये सारे फायदे हैं, इसलिए हमें रूटीन में, ये आयुर्वेदिक दिनचर्या में नश्य का प्रयोग जरूर करना चाहिए। स्नान से पहले अभ्यंग का प्रयोग करें। अभ्यंग कहते हैं मालिश को, खास करके वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था जो है आयुर्वेद दृष्टिया वात का प्रकोप काल है। इसमें धातुओं का क्षय होता है, वय के अनुसार, उम्र के अनुसार धातुओं का निर्माण कम होता है और माने विनाश अधिक होता है, यानी कि धीरे धीरे शरीर में ह्रास होता है। यहाँ पोषण की दृष्टि से और जो आयुर्वेदिक दृष्टा हम कहते हैं कि उसमें वात की वृद्धि होती है, उसके लिए अभ्यंग यानी स्नेहाभ्यंग, मालिश सबसे उत्तम चिकित्सा है। इसलिए प्रतिदिन स्नान से पहले, स्नान से 1 घंटे पहले पूरे शरीर की सर्वांग अभ्यंग होना चाहिए। इसमें विचारणीय है कि इस अभ्यंग में 3 बातों पर जरूर ध्यान दें हम। शिरोभ्यंग, मूर्धा में तेल जरूर दें ताकि हमारा मस्तिष्क कार्यक्षम रहे, स्मरण शक्ति बनी रहे। कर्णपूरण, कानों में तेल जरूर दें। नश्य के रूप में पहले भी हम बता चुके हैं कि नासा द्वारा हम पहुंचाते ही हैं औषधि जो अंदर सभी ज्ञानेंद्रियों को बल प्रदान करता है। कर्णपूरण से हमारी सुनने की क्षमता बनी रहती है, बाधिर जल्दी नहीं आता। और एक पादाभ्यंग, पैरों के तलवों पर ऋतु अनुसार हम तेल का प्रयोग करें। सामान्यतः सरसों तेल उत्तम है, या जिस क्षेत्र में जिसकी पैदावार ज़्यादा होती है उस तेल का प्रयोग करें, या फिर ऋतु के अनुसार तेल का प्रयोग करें। तो ये अभ्यंग हमारी दिनचर्या का अंग होना चाहिए। इससे शरीर में बल, पुष्टि की वृद्धि होती है, त्वचा निखरती है, कोई तरह की वातक व्याधि का प्रकोप नहीं हो पाता। तो इसलिए सामान्यतः अभ्यंग भी हमारे दिनचर्या का अंग होना चाहिए। तत्पश्चात स्नान के बाद अपनी अपनी उपासना पद्धति से ईश्वर का चिंतन मन कुछ समय के लिए होना चाहिए। तब फिर हमारे विषय रह जाता आहार और हमारे क्रियाकलाप। ये हमारे लिए, हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, हम सेवा में हैं, नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, विद्यार्थी हैं, तदनुसार अपने दैनिक क्रियाकलापों को करें। इसी बीच में
हमें शरीर के पोषण के लिए, दैनिक क्रियाकलाप के लिए और शरीर के विकास के लिए ऊर्जा चाहिए जो हमें आहार से मिलती है, वो भी हम लेते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रश्न ये हो सकता है कि हालांकि मैंने आपको संक्षेप में बताया है सारा विषय, प्रश्न ये उठ सकता है कि ये इतनी क्रियाकलाप करने में समय कहाँ। आज तो इतनी आपाधापी की नौकरी है, माने ज़िंदगी है कि हम दाएं बाएं ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, ऑफिस का टाइम हो गया है, कॉलेज का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, कोचिंग का टाइम, और भागने के इसमें रहते हैं। नहीं, ये हमारी सोच है। समय हमारे पास यथेष्ट है। हम उन समय का सही विभाजन नहीं करते कि हमको किस तरह। ईश्वर ने, आप विचार करें, ईश्वर ने हमें 24 घंटे का समय दिया एक दिन में, एक और दिन रात। 24 घंटे को हम यूँ समझें कि 3 भाग में विभक्त करें। पहला भाग 8 घंटे का, दूसरा 8 घंटे का, तीसरा 8 घंटे का। अब इस 8 घंटे का विभाजन अपने ढंग से करें कि 8 घंटे आहार, निद्रा और 3 उपस्तंभ जो बताए आयुर्वेद में, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो हम इसमें निद्रा के लिए 8 घंटे, ऐसे है व्यक्ति अपनी प्रकृति और इसके अनुसार, कई लोग होते हैं 4 घंटे में निद्रा पूर्ण कर लेते हैं और अच्छा अनुभव करते हैं, स्फूर्ति अनुभव करते हैं। कुछ लोग 8 घंटे के बाद भी, लेकिन सामान्यतः हम अगर 8 घंटे की निद्रा ले लेते हैं 24 घंटे में, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए यथेष्ट है वो। तो 8 घंटे हम 24 घंटे में निद्रा के लिए, 8 घंटे हम जिस कार्य में को कर रहे हैं, हम विद्यार्थी हैं तो स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन वगैरह को मिला के 8 घंटा हमें अध्ययन में रत होना चाहिए। हम किसी नौकरी में हैं तो उस काम में हमको 8 घंटा सन्नद्ध रहना चाहिए ईमानदारी के साथ। हम बिजनेस कर रहे हैं तो 8 घंटे हम उसमें सन्नद्ध रहें। इसके बावजूद भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं और वो 8 घंटे आपके लिए अपने दैनिक क्रियाकलाप, जिसमें आपके जो नित्य कर्म हैं, स्नानादि हैं, पूजा पाठ है, फिर आपका आहार है, आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, और साथ ही साथ आपके और भी जो इंटरटेनमेंट के या आपके मनोरंजन के साधन हैं, टीवी या और भी जो आपके हैं, उन सारे में अगर उस 8 घंटे को आप देते हैं तो यथेष्ट है। लेकिन आप इसको व्यवस्थित ढंग से करते नहीं, इसलिए लगता है कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। और जिसका कारण है कि हम शारीरिक स्वास्थ्य को भी और मानसिक स्वास्थ्य को भी खोते जा रहे हैं। इसलिए समय का व्यवस्थित रूप में उपयोग करें। ये तो हमारी दिनचर्या की बात हुई। उसी तरह रात्रिचर्या है। अब इस दिनचर्या में जैसे हमने विचार किया कि भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, रात्रि में समय से सो जाएं। एक कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो रात्रि शयन, अब चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात हम करते हैं, अगर हम ऐसा समझें कि 5 बजे ही हम निर्धारित करें, तो 5 बजे अगर हम हमें उठना है तो निश्चित रूप से कि 8 घंटे पहले का मतलब होता है कि हम 9 बजते बजते भी शयन में चले जाएं। 9 से 10 के बीच में निश्चित रूप से शयन में चले जाएं, तभी हम आसानी से अपनी नींद पूरी करके और स्फूर्ति के साथ प्रफुल्लित मन से 5 बजे उठ सकते हैं, 5 साढ़े 5 बजे। तो कहने का अभिप्राय है, लेकिन अगर हम आज की रूटीन देखते हैं, क्योंकि मैं 50 वर्ष से इसी विधा में हूँ, आए दिन आज के युवक जो आते हैं, समस्या उनकी वही होती है कि रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आज तो सबसे माने कठिनाई इस बात की है कि सब मोबाइल में मस्त हैं, और उसके कारण वो रात्रि में माना तो अध्ययन का करते हैं, लेकिन वो क्या अध्ययन करते हैं पता नहीं, मोबाइल से लगे रहते हैं और रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते हैं और फिर सुबह 9 बजे, 10 बजे उठते हैं।
और फिर शिकायत करते हैं कि भोजन नहीं पचता, भूख नहीं लगती, गैस बनती है। ये सारी हमारी अस्त व्यस्त रूटीन का परिणाम है। अगर हम इसको व्यवस्थित कर लें, रात्रि 9 बजे 9:30 हार्डली 10 बजते बजते सो जाएं और सुबह हर हालत में 5 साढ़े 5 बजे उठ जाएं, तो हमारी समस्या का समाधान बिना किसी औषधि और बिना किसी उपचार के निश्चित रूप से संभव है। तो एक सामान्य रूटीन की बात मैंने कही। अब इस सामान्य रूटीन में आगे भिन्न भिन्न विषयों पर हम अलग विचार करेंगे। ये इस रूटीन में ऋतुचर्या के अनुसार थोड़ा आंशिक परिवर्तन होगा आहार में विहार में, वो हम आगे की चर्चा में विचार करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से